इन सब बातों को विराम देता हूँ। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। चलिए, आप लोगों की आवाज़, हाँ आप लोगों की आवाज़ इसमें मोबाइल में मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो आवाज़ नहीं आती है बच्चों की। हाँ तो कोई बात नहीं है, मैंने आपका गुड इवनिंग स्वीकार किया। और देखो बेटा, बैलेंस और पेमेंट मैंने शुरुआत तो कर ही दिया है, आप लोगों को बता ही दिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका डिफिनीशन क्या है, ये आप जान चुके हैं। फिर भी जब हम हर दिन हम जब भी फ्लैश स्टार्ट करते हैं अपना सेशन तो थोड़ा फ्लैशबैक में बात करते हैं। तो 5 मिनट हम फ्लैशबैक में लेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सेंस में होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं उसको रिकॉर्ड करता है। और इसमें ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो फ्लो का कॉन्सेप्ट देता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता तो स्टॉक का कॉन्सेप्ट देता। ठीक है, इसमें एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, चाहे वो कंपनी करे चाहे इंडिविजुअल करें, वो सब इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये जो डिफिनीशन है वो आपकी स्क्रीन पर है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार दो कंट्रीज़ के बीच में, ए और कंट्री बी के बीच में गुड्स का ट्रांजेक्शन्स होता है। जो कंट्री सामान एक्सपोर्ट करती है उस कंट्री को इनफ्लो ऑफ करेंसी होता है, पैसा उनको मिलता है, इसलिए उनके लिए पॉजिटिव होता है, क्रेडिट अकाउंट होता है, क्रेडिट होता है पैसा। और जो कंट्री इंपोर्ट करती है वहाँ वो डेबिट हो जाता है उसके अकाउंट में। तो हर कंट्री अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट मेंटेन करती है। कंट्री बी के अकाउंट में अगर क्रेडिट हो रहा है 500 करोड़ तो कंट्री बी के क्रेडिट डेबिट अकाउंट में 500 करोड़ दिखा दिया जाएगा। और इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस में होता है, और क्यों होता है उसके बारे में चर्चा होगी। फिलहाल ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफिनीशन। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? गुड्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है इसको हम विजिबल ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। विजिबल का मतलब है जिस पर पोर्ट पर, जो हमारा जो पोर्ट है वहाँ पर जिन चीज़ों का ट्रांजेक्शन्स होता है उसको हम विजिबल ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, तो विजिबल और इनविजिबल ट्रांजेक्शन्स जब कभी भी आएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जितने भी सर्विसेज ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम इनविजिबल आइटम्स कहते हैं। और ये इनविजिबल आइटम्स कहने के पीछे जो सेंस होता है वो ये होता है कि इनका रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, पोर्ट पर उनकी एंट्री नहीं होती है। एंट्री और एग्जिट जो भी सामान का होता है, जैसे गुड्स की एंट्री और एग्जिट होती है, उस तरह पोर्ट पर इनकी एंट्री और एग्जिट नहीं होता है। ठीक है, जिस तरीके से मर्केंडाइज जो आइटम होते हैं उसका एंट्री हम करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उस तरह से इनकी एंट्री नहीं होती है, इसीलिए इनको हम सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, सर्विसेज ट्रांजेक्शन, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि विजिबल यहाँ आया तो आगे आपको इनविजिबल भी आपको पढ़ना है, ये सर्विसेज ट्रांजेक्शन जिसको कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल बता दें आपको, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, इसी तरह टूरिज़्म है, ट्रैवल सर्विसेज हैं, ये सब सारी चीज़ें जो हमारे सर्विसेज में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सपेंसेज होते हैं डिप्लोमेट्स के ऊपर, मिलिट्री पर्सनल के ऊपर जो बाहर ओवरसीज स्टेशन होते हैं तो वो भी इसके अंदर आते हैं। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, तो इस तरीके से जो फैक्टर इनकम होता है वो सब हम उसकी एंट्री और एग्जिट पोर्ट पर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको इंडिविजुअल नाम दिया गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, फेवरेबल कब होता है, इनफेवरेबल सॉरी फेवरेबल कब होता है, इनफेवरेबल कब होता है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होगा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से तो वो फेवरेबल होगा। अनफेवरेबल कब होगा? जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स कम होगा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से। इसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच का डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, ये कैपिटल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड नहीं करता है, और ये सरप्लस और डिफिसिट्स इसमें रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और करंट अकाउंट में इसको मेजर किया जाता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है, करंट अकाउंट का पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, चूँकि ये मैंने बताया कि बड़ा सर्किल होता है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, तो ये रिकॉर्ड करता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, विजिबल और इनविजिबल आइटम सब तरह के को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये कैपिटल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड कर लेता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये कैपिटल ट्रांसफर्स को भी रिकॉर्ड करता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है में बैलेंस ऑफ ट्रेड ये सब मिला के होगा,
तो ये कैपिटल ट्रांसफर को भी रिकॉर्ड करता है। इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड। ये क्यों होता है? क्योंकि अकाउंटिंग सेंस में होता है। अगर ये इम्बैलेंस होता है किसी कारण से मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से ज़्यादातर इम्बैलेंस होता है, तो उसको एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है उसके माध्यम से इसको बैलेंस किया जाता है। ये आइटम्स इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक थोड़ा सा झलक देख लेंगे आप, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आइटम होते हैं आप इसको देख लीजिए कायदे से, ओके। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विजिबल आइटम्स, ये सब हमने चर्चा कर लिया है। आपको पोर्ट का सीन भी दिखाई दे रहा है, ये भी हम केवल फ्लैशबैक में जा रहे हैं। फिर इनविजिबल आइटम्स की चर्चा हमने भी की और इसका यहाँ पर फ्लैशबैक है। फिर कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को असर करते हैं, अफेक्ट करता है, वो सब कैपिटल रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स में जो हमारे एसेट्स को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स में और लाइबिलिटीज़ को बढ़ाता है। तो हमारे जिसे मान लो आपने लोन लिया, तो लोन लेंगे तो क्या होगा? लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन चूंकि वो इनफ्लो हो रहा है इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये आप कैपिटल रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर आप देख चुके हैं। कहाँ देखा है आपने? बजट वाले लेसन में देखा था, ठीक है। और यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जो कि वन साइडेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं ये करंट और कैपिटल अकाउंट का। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इसको ये हमने 12th डी में ये चर्चा कर दिया था बेटा। एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 12th डी स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, मेरी मेरी बात आवाज़ आ रही बेटा? 12th डी में इसकी चर्चा हो गई थी? नहीं हुआ था? अच्छा, चलो। तो आज हम बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो स्ट्रक्चर में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देखो ये काफ़ी रिपीटेशन हो जा रहा है और आज मैं इसको किसी भी तरह फाइनल करूँगा ही, क्योंकि मैं 12th F में तो फाइनल हो चुका है। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या है? इट रिकॉर्ड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स, ठीक है। ये जो सर्विसेज हैं जिसको भी हमने चर्चा किया कि इनविजिबल आइटम्स, वो सर्विसेज भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स केवल है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा बन जाता है, मतलब विजिबल आइटम्स। तो विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल पेमेंट्स, ये सब करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिस्से हैं। विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड, ये लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया इन लोगों ने। इट में शो सरप्लस और डेफिसिट। करंट अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट होगा, बिल्कुल होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस डेफिसिट वो जो भी होता है वो इसकी वजह से होता है। करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी वजह से ज़्यादातर होता है। और अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो इक्विलिब्रियम में होता है, इसकी वजह से पहला तो अकाउंटिंग सेंस में होता है, ठीक है। और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से डिसइक्विलिब्रियम में होता है तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो डेफिसिट होते, जो फॉरेन एक्सचेंज का हम विड्रॉ करते हैं, बोरो करते हैं, उसके माध्यम से हम इसको एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स दैट अर्न फॉरेन एक्सचेंज सच एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स टू अदर कंट्री। आपको क्या करना है इसमें कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, अगर आप इनफ्लो पैसा अंदर आ रहा है, देश के अंदर आ रहा है, तो वो हमारा सब क्रेडिट आइटम होगा। तो ट्रांजेक्शन्स दैट अर्न फॉरेन एक्सचेंज सच एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का करेंगे या सर्विसेज का करेंगे तो क्या होगा कि आपका सामान तो बाहर जाएगा लेकिन पैसा अंदर आएगा, देश की तरफ होगा। इसको सभ्य भाषा में कहा जाए तो इनफ्लो ऑफ करेंसी कहेंगे। तो इनफ्लो जब होगा, इसी तरह ट्रांसफर पेमेंट्स टू द अदर कंट्रीज एंड इनकम रिसिप्ट एंड रिकॉर्डेड अलॉन्ग द क्रेडिट साइड। जो भी हमको पेमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, वो हमको हमारे किस में आएंगे? क्रेडिट आइटम्स में इंक्लूड किया जाएगा। ट्रांजेक्शन्स दैट लीड टू द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सच एज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये सब हमारे जितने भी आउटफ्लो होगा वो सब हमारा कहाँ जाएगा? आउटफ्लो होगा तो कहाँ जाएगा? हमारा डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करंट अकाउंट का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर्स जानते ही जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है वो हमारा कैपिटल ट्रांसफर्स होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लोन्स और इन्वेस्टमेंट, लोन्स अगर ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स है, ये हमारे लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट्स, ये जितने भी लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब हमारे इसका हिस्सा होंगे, क्योंकि ये हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन्स दैट कैन कॉज चेंज इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। चलिए, ट्रांजेक्शन्स दैट कॉज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। ये बहुत पहले हमने चर्चा कर लिया, कई बार चर्चा कर लिया इन सब पॉइंट्स की। ट्रांजेक्शन्स दैट कॉज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट्स। ठीक है, जितने भी आउटफ्लो होते हैं वो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। ये क्या होता है ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स? ठीक है, तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स के बारे में अगर ये कहा जाए कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिसका प्रॉफिट मोटिव होता है, मतलब वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है जो प्रॉफिट के मोटिव से ही किए जाते हैं, वो सब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स कहे जाते हैं। इसको अबव द लाइन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको फर्स्ट आइटम्स भी कहा जाता है, फर्स्ट आइटम के रूप में एंट्री होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है, और जितने भी हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं ये सब ऑटोनोमस आइटम्स के अंतर्गत आ जाते हैं। और एकोमोडेटिंग आइटम्स अभी हम देखेंगे इसको, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, पूरा कंप्लीट पॉइंट नहीं लिखा है, उससे ज़्यादा मैंने कह दिया है। तो ट्रांजेक्शन्स दैट आर कैरीड आउट टू अर्न प्रॉफिट आर कॉल्ड ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। जो भी प्रॉफिट मोटिव से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो सब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स का हिस्सा है। ठीक है, जितना भी मतलब मर्केंडाइज वगैरह का ट्रांसफर हो रहा है जिसमें भी हमारा प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व है वो सब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब ये दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर ट्रांजेक्शन्स, मतलब और बाकी ट्रांजेक्शन्स से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसा कि आप एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स में देखोगे, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स का संबंध है क्योंकि वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से होने वाले डेफिसिट और सरप्लस को इम्पैक्ट करने के लिए वो ट्रांजेक्शन्स लायबल हैं। ठीक है, एकोमोडेट करने के लिए, जो उसको व्यवस्था बनाने के लिए उसमें। ठीक है, अब इसी तरह दे आर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स इन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है। अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है, इनको कहा जाता है, मतलब ये मेन ट्रांजेक्शन्स है, मेन एंट्री है इनकी। गेटिंग पॉइंट? ओके, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? कोई दिक्कत? किसके बेटा? ऑटोनोमस? बेटा जितना भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, जितना भी ट्रांजेक्शन करो, मान लो कि आपने सामान स्कूटर खरीदा जापान से, हीरो होंडा खरीदा, तो ये क्या है, सब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है। वहाँ से कोई सामान आपने गुड्स बेचा, बुलेट ट्रेन आ रही है जा रही है, सब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है। जिस तरह सब तो प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं ना हम। राफेल परचेज कर लिया, क्या ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है, प्रॉफिट मोटिव से आप जो भी काम कर रहे हो वो सब हमारा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, गेटिंग पॉइंट? ओके, जितने भी इकोनॉमिक, ठीक है, सब हमारा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, अभी आप एक आओगे एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स पर, तो इससे कंपेरेटिवली आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आ जाओ, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या है, इसको हम बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। अबव द लाइन ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम फेयरली कहते हैं ना, कि हम जिसे सामान्य रूप से कहते हैं ना कि अंडर द टेबल टॉक, मतलब आउट ऑफ ट्रैक जो भी हम काम करते हैं, मतलब आउट ऑफ वे जाकर जो भी काम करते हैं ना, वो एडजस्टमेंट वाली बातें होती हैं। ठीक है, जैसे एक कंट्री का डिप्लोमेट दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट से बात कर रहा है ना, ये बिल्कुल फेयर है, वो आए और मिले मीडिया के लुक में। एक बार क्या होता है, कभी कभी लोग छुप के बात करते हैं। छुप के बात इसलिए करते हैं कि वो समाज को दिखाना भी नहीं चाहते हैं लेकिन बात भी करना चाहते हैं। तो ये क्या है, बिलो द लाइन जैसे ना होता है ना, कि वो मेन ट्रांजेक्शन्स नहीं, वो है कुछ एडजस्टमेंट वाली बात है। जैसे कई बार डिप्लोमेट्स दूसरे डिप्लोमेट से बात करते हैं, जब संबंध खराब होते हैं दो देशों के बीच में, तो कुछ थर्ड चैनल को ढूंढा जाता है बात करने के लिए।
उसी तरह जब हम ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो सारे तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स हैं, लेकिन जब हम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो भी हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है, डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, हाँ, वो उसको एडजस्ट करने के लिए हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसको हम एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हेलो? अच्छा चलो, तो ट्रांजेक्शन्स दैट आर कैरीड आउट टू ओवरकम डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट और सरप्लस, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट और सरप्लस जो हम कह रहे हैं, गेटिंग पॉइंट, तो ये जो डेफिसिट के हम एक बार ये भी कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, ये कह रहे हैं ना बेटा? आर गेटिंग पॉइंट? बोलो, हम ये कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। हेलो? हाँ, और हम डेफिसिट भी कह रहे हैं। तो यहाँ जब डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से जो डेफिसिट होता है ना, हमारा फोकस वहाँ है। ये पॉइंट, ये डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट की बात हो रही है, तो वो अगर वो बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं सब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो भी डेफिसिट या सरप्लस हो रहा है, तो वो सरप्लस को हम बैलेंस ऑफ, हेलो हेलो, सुन रहे हो? आवाज़ आ रही मेरी? हेलो? ओ, मुझे भी लग रहा है बेटा। तो हम डेफिसिट और अभी आ रही है? हेलो? हाँ, तो ट्रांजेक्शन्स दैट आर कैरीड आउट बाय ओवरकम द डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स आर कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट और सरप्लस की बात कर रहे हैं बेटा, वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से हो रहे हैं, और उस ट्रांजेक्शन्स को हम बैलेंस करने के लिए हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या एकोमोडेटिंग जो ट्रांजेक्शन्स कह रहे हैं वो हम करते हैं। हम चाहे वो आईएमएफ से बोरो कर लें, पैसा मंगा लें, फॉरेन एक्सचेंज को हम रिलीज़ कर दें, विड्रॉ कर लें, ये जो भी हैं हम करते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो सरप्लस और डेफिसिट, अगर मान लो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है जो में हम इसको डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसका मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हुआ, जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। हम अपने इस डेफिसिट या सरप्लस को हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के माध्यम से एडजस्टमेंट का काम करते हैं, और इसी एडजस्टमेंट का नाम है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आपने किसी दोस्त आप इसको ऐसे समझो कि आप की सैलरी 100 रुपये है, और 100 रुपये की सैलरी में आपने किसी फंक्शन की वजह से 150 रुपये का सामान परचेज कर लिया, तो 50 रुपये का जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो आपने किसी दोस्त से मांग लिया या बैंक से ले लिया और उसको पूरा किया। आर गेटिंग पॉइंट? तो यही काम इंटरनेशनल लेवल पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में जो होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम कहीं से न कहीं से इसको सप्लीमेंट करते हैं। फिर अगले साल जैसे ही वो ठीक होगा, जैसे इस महीने की सैलरी में हमारी स्थिति थोड़ी ख़राब है, तो हमने क्या किया, उसको किसी दूसरे सोर्स से उसको मैनेज किया, तो इस मैनेजमेंट का नाम है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। अब समझ में आ रही बात? बोलो भाई। अच्छा चलो, दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। अब ये जो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स है ना, ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो कैसे डिपेंडेंट है? अगर मान लो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स में हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, अब इंपोर्ट कर लिया तो मेरा करेंसी का आउटफ्लो हुआ, हमारा डेबिट ज़्यादा हो गया। भारत और जापान के बीच में मान लो कि 500 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था, और 400 करोड़ 500 करोड़ का इंपोर्ट किया था और 400 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था।
ठीक है, तो हमारा 100 करोड़ का डेफिसिट हो रहा है ना बेटा, हेलो, 100 करोड़ का डेफिसिट हुआ, 100 करोड़ का। अब इस 100 करोड़ के डेफिसिट को हम कैसे पूरा करें? तो या तो हम फॉरेन जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से कुछ पैसा मांग लिया, ठीक है, जो फॉरेन करेंसीज हमारे पास रिजर्व हैं उससे कुछ हमने विड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंसेज हुआ और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स की ज़रूरत जो आई वो किस वजह से आई? वो आई ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मान लो कि 500 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ होता और 500 करोड़ का इंपोर्ट हुआ होता तो दोनों तो बराबर ही होते ना, तो फिर ये एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है टेकिंग मनी फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। अब इसको हम एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए, हाँ, बैंक से पैसा निकाल लिए, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज से पैसा निकाल लिए, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम IMF और वर्ल्ड बैंक, जो IMF जो वर्ल्ड बैंक है वैसी संस्थाओं से, मतलब जहाँ पर देखो ये वर्ल्ड लेवल की बात है, इंडिविजुअल लेवल की बात है तो हम बैंक के पास चले जाते हैं, ठीक है। अब ये वर्ल्ड लेवल की बात है तो हमको इंटरनेशनल लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, तो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ही तो यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमेशा से जानते हो कि ये दो इंडिविजुअल के बीच में नहीं है, दो इंडिविजुअल ऐसे हैं जो दो देशों के बीच में, तो ये दो देशों के बीच का मामला पड़ जाता है, ठीक है। तो बोरोइंग फ्रॉम IMF वर्ल्ड बैंक, टेकिंग मनी फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोनोमस, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स आर कैरीड टू ओवरकम द डेफिसिट और सरप्लस द। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स के। अब देखो ऑफिशियल रिजर्व हम बार बार बोल रहे थे, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स, इसकी हम चर्चा बार बार कर रहे थे, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स। तो ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स की हम अब यहाँ बात करें। इफ़ देयर इज अ डेफिसिट इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ डेफिसिट है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स में, द सेंट्रल बैंक में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रिजर्व्स। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि कुछ रिजर्व्स रिलीज करेगा अपने जो हमारा रिजर्व है उसमें से। इट विल बी क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट, और फिर ये कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस, ये काम है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स का। मतलब जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो कहाँ, एक चीज़ आपको एक MCQ का क्वेश्चन मिल गया ना यहाँ पर कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो कहाँ होता है, तो ये हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है जहाँ पर इस तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए रिजर्व बनाए जाते हैं। आजकल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक बैंक ही बना दिया गया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों वर्ड को मिला के एग्जीम कर दिया गया है, एग्जीम बैंक, EXIM, एग्जीम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। तो इस तरह के जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम होते हैं तो ये एक बैंक ही ऑथराइज कर दिया गया है कि ये इस तरह के कामों को ये देखे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, ट्रेडर्स को जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके लिए बना दिया गया। तो इफ़ देयर इज अ डेफिसिट इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स, द सेंट्रल बैंक मे रिलीज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व्स, इट विल बी क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ होगा? ये कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमारी ये लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएगा या घटाएगा, सरप्लस और अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग स्थिति पर इसकी बनेगी। इफ़ देयर इज अ सरप्लस, ठीक है, अब सरप्लस है तो क्या होगा? इफ देयर इज सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस, देख लो सरप्लस है, द सेंट्रल बैंक मे कीप दैट सरप्लस इन रिजर्व, इट विल बी डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी तरह ये हमने भी बोला था कि जो इंटरनेशनल मार्केट से जब मान लो कि हमको लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर अगर सरप्लस देश में है, सरप्लस है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वहाँ पर वो डेबिट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इफ देयर इज अ सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस, द सेंट्रल बैंक मे कीप दैट सरप्लस इन रिजर्व, इट विल बी डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट। और फिर अगर स्थिति ठीक हो जाती है तो फिर उसी हिसाब से वही अकाउंट वो काम करेगा यूज़ करने के लिए डेफिसिट की कंडीशंस में। दिस ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने क्या कहा, समझा कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स एक ऐसा RBI
स्पॉन्सर्ड ट्रांजेक्शन है, जिसमें जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हैं उसको हम रखते हैं और उसको हम ज़रूरत पड़ने पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से होता है। नट सेल में हम इतना कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस बनाने का प्रयास किया गया है कि क्या इफ़ेक्ट होगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम का बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। अब इस तरह के इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ठीक है। मेड इन इंडिया फोकसेज ऑन कि किसी भी चीज़ पर, जैसे ना मेड इन टाटा, मेड इन बाटा, जो कुछ भी कह लो, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है मेड इन इंडिया, ठीक है। कि कोई चीज़ जैसे मेड इन जापान है ना, एक ब्रांड इन्हेंसमेंट की बात हो रही है अगर मेड इन इंडिया, जापान, पाकिस्तान, चाइना कुछ भी लिखे तो, ठीक है। तो कंट्री के इमेज बूस्टअप पर फोकस किया जा रहा है और कंट्री का वो जो ब्रांड है उसको हम फोकस कर रहे हैं। गेटिंग पॉइंट। और मेक इन इंडिया जब हम कह रहे हैं तो मेक इन इंडिया का मतलब होगा कि हम इंडिया को बनाने की बात कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया मतलब अब इंडिया को बनाने के बाद मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हम सोच रहे हैं, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की बात सोच रहे हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात सोच रहे हैं, मतलब और इसके लिए हमको क्या होगा, इंडियन रिसोर्स से ज़्यादा हम फॉरेन रिसोर्स को यूज़ करने की बात सोच रहे हैं। तो मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, और वो चाहते हैं कि भारत को बनाने में भारत के जो सहयोगी देश हैं, भारत के जो लोग हैं, एनआरआई हैं, वो सब इसमें योगदान दें। आर गेट योर पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेक इन इंडिया कैंपेन इज एम्ड एट अट्रैक्टिंग फॉरेनर्स एंड एनआरआईज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब फॉरेनर्स जो आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो तो एक दो तरीके से आ सकता है। एक तो होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि इंडिया ने अमेरिका में जाके, पाकिस्तान में जाकर, चाइना में जाके वहाँ पर कुछ एसेट्स को परचेज कर लिया, वहाँ पर जाकर कुछ इंडस्ट्रीज़ को लगा दिया, ठीक है। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में कुछ स्टेक्स परचेज कर लिया, हिस्सा वहाँ पर ले लिया, ठीक है। प्रोडक्शन का ले लिया, मैनेजमेंट का ले लिया, कुछ भी इस तरह का, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट में आपने देखा है। वही काम भारत ने दूसरी जगह किया, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट। तो अगर मेक इन इंडिया है तो भारत में, चाहे रसिया हो, जैसे रसिया भारत में ब्रह्मोस मिसाइल को इसने बनाने में सहयोग दिया, इसी तरह इजराइल से हम बहुत सारे नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं हमारी इस गवर्नमेंट के आने के बाद। इजराइल से बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है और किस तरीके से वो दुश्मन देशों के बीच में गिरा हुआ है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि इजराइल से टकराए। अभी आपने देखा होगा, अभी जो युद्ध हुआ होगा तो आपने अगर देखा होगा, ध्यान दिया होगा, हमास और बिटवीन इजराइल, तो किस प्रकार इजराइल पर मतलब लाखों मिसाइल्स दागे गए, लेकिन इजराइल ने अपना डिफेंस मैकेनिज़्म ऐसा बनाया हुआ था, हाँ, तो आयरन डोम की जो टेक्निक थी उसकी, तो उससे उसने किस तरह से अपने को प्रोटेक्ट किया। तो अभी जो भी इस तरह के जहाँ से भी है, जहाँ से भी सहयोग मिल जाए, जिन देशों से भी सहयोग मिल जाए, एफडीआई मतलब हम वहाँ से लेकर आएँ और अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र, चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस कोई भी एरिया हो, वहाँ पर हम डेवलपमेंट करें और फिर हम इसको एक्सपोर्ट करें ताकि हमको फॉरेन एक्सचेंज खूब मिले। यानी पॉइंट, जैसे इंडिया इस समय ब्रह्मोस मिसाइल को सेल करने के लिए बहुत इसकी डिमांड है क्योंकि ये बहुत बढ़िया मिसाइल सिस्टम है। तो मलेशिया से लेके फिलीपाइंस से लेके बहुत सारे कंट्रीज़ को मतलब ये लोग चाहते हैं कि इसको परचेज़ कर लें। इसी तरह कुछ तेजस हमने इंडिया ने बनाया है फाइटर प्लेन, जो कि बहुत ही हल्का है और बहुत बढ़िया है। तो ये अब पहले जो भारत अरबों रुपया एक्सपेंडिचर करता था मतलब डिफेंस कमोडिटीज़ को परचेज़ करने में, अब वो भारत एक्सपोर्टर धीरे धीरे बन रहा है। तो एक बहुत ही मेगा शिफ्ट है। और पहले जिसे आप पढ़ोगे कि पहले कुछ सेक्टर्स थे जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के ही ऑपरेट करता था, अब वो उन सारे सेक्टर्स को रिलीज़ किया जा रहा है धीरे धीरे, और
उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री दी है, उसमें डिफेंस भी है, डिफेंस में भी फॉरेन सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट की बात हो गई है, ये अप्रूवल हो चुका है। तो ये सब मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है जिसमें हम भारत को एक नए इंडिया को बनाने की कवायद है, का एक अप्रोच है। इट इनकरेजेस द प्रोडक्शन इन इंडिया, तो भारत में ही प्रोडक्शन हो, जिससे भारत में प्रोडक्शन होगा तो भारत में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस तरह का एक अप्रोच है जिसके कई होगा इसका कई फ़ायदा होगा। जैसे भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो भारत में परचेजिंग पावर आएगी, भारत में जब परचेजिंग पावर आएगी तो भारत में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो नेशनल इनकम का ग्रोथ होगा। तो मतलब ये एक पूरा एक साइक्लिक इम्पैक्ट होगा। और जो इसको कह लो कोविड-19 की सिचुएशन में जिसमें डिमांड बढ़ाने की बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब सारी चीज़ें सब सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में एक बूम की स्थिति देखने को मिलेगी। दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये बिल्कुल एक क्लियर पॉइंट है। ठीक है, द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। अब देखो इम्पोर्ट विल डिक्रीज यहाँ हो सकता है और इम्पोर्ट विल इंक्रीज भी हो सकता है, पार्सली करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे तो कुछ हो सकता है कि आपको कुछ रॉ मटेरियल कह लो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है जब प्रोडक्शन कब करोगे आप एब नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर जो फोकस है लिखना जो चाहते थे हम, इम्पोर्ट विल डिक्रीज, क्योंकि हमारा फोकस तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे है ना। वैसे भी आपने डिस्कस किया है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी, ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी जो कि हमारे प्लानिंग का हिस्सा था कि हम किस प्रकार से धीरे धीरे जो चीज़ें पहले हम इम्पोर्ट करते थे, अगर हम उसको इम्पोर्ट न करें, उसको हम खुद ही बना लें अपने घर में, डोमेस्टिकली हम बनाना सीख जाएं, उस तरह की स्किल्स को डेवलप करें, तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। इस बात पर हम यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं। इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और आप जानते हैं, अब तक आप समझ चुके हैं कि जितना ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, मेक इन इंडिया होगा तो इंडिया में बनेगा, इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा, प्लस ये जब सामान जब बनेगा तो हम दूसरे देशों को जब एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे मारुति कार का एक्सपोर्ट कर ले आते हैं, ठीक है, अभी डिफेंस की बात करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करें, तो ये सब सारी चीज़ें हमको क्या मिलेगा, हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। जब हमारा इनफ्लो ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाएगा। अभी हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए इनफेवरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी इंटर्ड इन द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर इन्वेस्टमेंट होगा दूसरे देश से तो ये इन्वेस्टमेंट होगा तो ये क्या होगा, ये डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बाहर से एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि बाहर से जो भी हमको हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है तो ये हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि फंड बाहर से आ रहा है, फॉरेन कैपिटल बाहर से आ रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड, अगर आप यहाँ से अपने रिलेटिव्स को पैसा भेजते हैं, जो कि अब यहाँ से आप लोग क्या पैसा भेजोगे, एक अमेरिकन को मान लेते हैं कि एक अमेरिकन इंडिया में है और वो अपने किसी रिलेटिव्स को यूएसए में अपनी मदर को वो भेज रहा है, तो वो पेमेंट किधर जाएगा, मतलब डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आउटफ्लो हो रहा है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखें। प्रॉफिट्स रिसिव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड से आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो कहाँ होगा, बिल्कुल सही है आपका अनुमान। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, बिल्कुल सही है आप, क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग कर रहे हैं, कहाँ आ रहा है पैसा, इंडिया में आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा आर्गेटिव पॉइंट, बोलो भाई समझ में आया, बोलो बेटा। हाँ हाँ, अब हम आते हैं इसके एक सेक्शंस पर आते हैं। ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कुछ, एक इसका टेबल देख लो, जो देखो टेबल देख लो, ये हमारा देखो, अभी आपने जो भी आपने किया, मैं 12th आपको मैंने बता दिया था, हैंड रिटन किया था, लेकिन देखो जिन लोगों को थोड़ा सा भी अकाउंट्स ऑफ अ
कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लो। इसी तरह का अकाउंट होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, 550 रुपये का हमने किया, ठीक है। तो हमारे सब जिसमें जितने भी हमारे क्रेडिट आइटम्स है देख लो, हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आप यहाँ से एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्रेडिट आइटम है, राइट डाउन सम क्रेडिट आइटम। तो वैसे केस में आप इस यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ये क्रेडिट आइटम्स है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है इसलिए विजिबल आइटम्स है क्योंकि इसकी एंट्री पोर्ट पर हो रही है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल आइटम्स हैं। डेटा पॉइंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ये सब हमारे क्रेडिट आइटम्स हैं। गिफ्ट्स, इंडेमिनिटीज एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम फॉरनर्स, फॉरनर्स से रिसीव हो रहे हैं, अंडरलाइन कर लेना वर्ड रिसीव को। जितना ही रिसीव होगा, जितना ही इनफ्लो हो रहा है, वो सब हमारा किस में जा रहा है, क्रेडिट आइटम्स में जा रहा है। इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट्स, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड है, अभी जैसे हमने 2-4 एग्जाम्पल जो देखा उसमें भी हमने इसकी चर्चा की थी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड और सेल ऑफ एसेट्स टू द फॉरनर्स, सेल कर रहे हैं ना, तो पैसा वो खरीद रहा है तो पैसा हमारे पास आ रहा है। तो ये सब एक्सपोर्ट जितने भी हमारे ये सब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेफ़्ट साइड के जो आइटम्स हैं, अब केवल लेफ्ट साइड के आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब हमारे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है इसलिए क्रेडिट आइटम्स में आएंगे। इस तरह आउटफ्लो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आउटफ्लो में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, डेटा पॉइंट, और अल्टीमेटली आप देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ये सब समान है। कैपिटल पेमेंट्स, लेंडिंग टू अब्रॉड, रीपेमेंट टू अब्रॉड और परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। ये जो कैपिटल पेमेंट है वो ट्रांजेक्शन्स हैं तो कुछ सब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करने वाले हैं। और अल्टीमेटली जिसने हम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से देख लो हमारा टोटल पेमेंट्स जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, इसलिए हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये हमारा, ठीक है, बोलो बेटा, ठीक है ये हाँ। अब आते हैं एक छोटा सा, बस अब ये आयुषी की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे आप कि करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स, इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। आपके स्क्रीन पर है, आप अपना अपना आंसर इकट्ठा कर लीजिए पहले। 1 2 3 4 अभी क्वेश्चन हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आप अपने आंसर नोट कीजिए आप। हो गया? ध्यान से करना, समय भरपूर मिलेगा आपको। हो जाएगा तो बताना। बोलिए, हो गया बेटा? आयुषी बेटा, आरुषि, अर्जुन, मानव, कार्तिक, सजल, नंदिनी, वर्षा, और कौन कौन किसका, रजत, निशांत, सुजीत, शुभांकिता, तान्या का नाम कैसे भूल गया, और कौन है, अरे स्नेहा को मैं कैसे भूल गया, स्नेहा क्लास में है क्या? स्नेहा, स्नेहा बोलो भाई, कोई तो बता दो ऑन बिहाफ ऑफ स्नेहा।
स्नेहा इज देयर और नॉट? नहीं है, स्नेहा नहीं है। चलो ठीक है, नहीं हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कहीं बिजी होगी बच्ची। हाँ वैसे वो पंक्चुअल है। आई हैव वेरी गुड इम्प्रेशन अबाउट हर। चलिए, तो पहला का आंसर क्या होगा बेटा? पहले का आंसर क्या होगा? निशांत नहीं बोलेंगे, सुरजीत नहीं बोलेंगे, आप लोगों से डिस्कशन हो चुका है। 12th F के बच्चे अवॉइड करेंगे। 12th D। आयुषी बोल बेटा। डी, कैन यू एक्सप्लेन? बोलो बेटा। देखो, अब इसका आंसर वही सही देगा जिसको ये फ्लो चार्ट दिमाग में है, ठीक है? इसका फ्लो चार्ट जिसके दिमाग में है वो इसका आंसर सही देगा, ठीक है? तो आयुषी ने बिल्कुल सही कहा कि करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, रिकॉर्ड करता है एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, आयुषी की जय हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तानिया, आरुषि देगी। नंदनी, नंदिनी, नंदिनी क्लास में नहीं हो क्या? मानव, जल्दी करो बेटा। आप इसका आंसर कौन देगा? जल्दी करो। आरुषि, आरुषि, आरुषि नहीं है। आयुषी सर नहीं है। नहीं है। अच्छा रजत है? रजत, मानव, आयुष, अरुण, अरुण तो होगा। अरुण है? अरुण कह रहे हैं, अर्जुन सॉरी। अर्जुन, अर्जुन, अरुण बोल रहा था। अर्जुन, अर्जुन है। चलो अर्जुन तुम बताओ बेटा। आयुषी तुम बताओ। सर ये तो सी है या डी है सर? आयुषी, तुम भी डी बोल रही हो? अच्छा, और कोई बताओ। देखो, अब कैपिटल अकाउंट का मैंने बोला था ना कि सब कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी आपने देखा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स किसका था? पहले वाले क्वेश्चन देखो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, वो तो नहीं होगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो तो देखो करंट अकाउंट का है ना? अब बचा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, और यहीं पर जो है बच्चे आयुषी गुड्स है ना बेटा? आप देखो गुड्स है यहाँ पर, ध्यान रखना। एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, है कि नहीं है? बोलो। हाँ, एक कार आयुषी ने खरीदी, मर्सिडीज बेंज, ठीक है? और मुझे भी पीछे वाली सीट पर जगह मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है? तो आयुषी ने एक कार खरीदी मर्सिडीज बेंज, ठीक है? मर्सिडीज बेंज कहाँ की है कार? जर्मनी की, जर्मनी से। तो अगर आयुषी ने कार खरीदी तो वो कार क्या है? वो बताओ, कैपिटल गुड्स है कि विजिबल आइटम है? कैपिटल गुड्स है। कैसे, समझाओ मुझे।
हाँ, अगर वो गुड्स भी है, कैपिटल गुड्स है भी, मान लो, हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कैपिटल गुड्स है, अगर वो मर्सिडीज बेंज वो आईयूसी किसी ड्राइवर को दे दे और ड्राइवर उससे इनकम जनरेट करे, तो कैपिटल गुड्स हो जाएगा, है ना आईयूसी, राइट है ना? कोई भी गुड्स कैपिटल गुड्स कब बनता है? जब उसमें इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी होती है। अब मान लो कि कोई कैपिटल गुड्स है जो मतलब वो इनकम जनरेट करता है, तो वो तो गुड्स के रूप में आ रहा है ना बेटा, ठीक है? तो वो क्या होगा, यहाँ कैपिटल लिखने से यहाँ कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, गुड्स के रूप में है वो। द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स आर द पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट, ठीक है, गुड्स है वो, ध्यान रखना। और लोन्स क्या है, अब देखो लोन्स बिल्कुल अलग है, आप इसमें सारे में ऑप्शंस में देखिए, तो लोन क्या है, लोन जैसे ही हमने क्या कैपिटल अकाउंट में हमने क्या कहा कि कैपिटल अकाउंट में वही चीज़ें आएंगी जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करें, तो लोन उस कैटेगरी में फिट बैठता है बेटा। हाँ, तो लोन्स क्या होगा, लोन्स हमारा आंसर सी होगा, करेक्ट ना? चलो ठीक है ना बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स पढ़ो, अच्छा पढ़ता हूँ मैं, दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव्स आर कॉल्ड। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव्स आर कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इसको? बोलिए, 12th डी, 12th डी, 12th डी, क्या कहा जाएगा बताइए? चलो कोई डाउट नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है। आपको हिंट कहाँ से मिला आयुषी ऑटोनोमस बोलने के लिए? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में हिंट कहाँ से मिला, मतलब उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, सोच भी नहीं सकता, कम से कम आपके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा। और मैंने मीटिंग में बोला ना, हाँ यस, इकोनॉमिक मोटिव से समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम्स अंडरटेकन टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी आर कॉल्ड। वेरी गुड। आइडेंटिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइडेंटिटी क्या है? ये इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, और उसको मेंटेन करना है, ठीक है, तो मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट की इक्वलिटी को कौन मेंटेन करता है? वो है एकोमोडेटिंग आइटम। वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर। अब आ जाइए 5 to 8 क्वेश्चंस, क्योंकि यही इतने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप जल्दी से इसके आंसर सोचिए और फिर मैं बात करता हूँ आपसे, जल्दी से, फास्ट। 5 to 8 क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। फाइव टू एट, फास्ट। नंदिनी, वर्षा, सोचिए सोचिए। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, धीर तुम रुको नहीं, धीर तुम रुको नहीं। बढ़ रहे हो बेटा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम,
हो गया, वेरी गुड। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बताएगा? चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? 12D। सर लोन फ्रॉम IMF। ध्यान से सोचो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन ऑन डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? सर बी। बी। बी क्यों होगा आयुषी? सर आउटफ्लो होता है। हाँ, लोन क्यों नहीं होगा? सर लोन तो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। वेरी गुड, समझ में आया बेटा? लोन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर परचेज ऑफ शेयर्स है ऑफ टाटा मोटर्स बाय नॉन रेजिडेंट्स तो क्या होगा? सर ये भी नहीं होगा। ओके। इसके बाद एक्सपोर्ट्स ऑफ टी टू इंग्लैंड। सर ये तो इंक्लूड हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आयुष ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? बोलो बेटा। बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? जल्दी। जल्दी करो बेटा। कोई आंसर नहीं मिलेगा? आयुषी, अर्जुन, निशांत, सुजीत। सी। ठीक है, पहला क्यों नहीं होगा? सर वो आउटफ्लो है। वेरी गुड। दूसरा? दूसरा बी क्यों नहीं होगा? आयुषी, एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय रिलायंस। ये भी तो आउटफ्लो ही हो रहा है ना बेटा? ये भी तो आउटफ्लो ही हो रहा है ना बेटा? नेक्स्ट है डी, इम्पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम यूएसए। इंपोर्ट कर रहे हैं, ये भी तो इंपोर्ट क्या होता है? आउटफ्लो होता है ना बेटा? तो बचा क्या? एक ही, लोन फ्रॉम आईएमएफ। तो लोन लेना मतलब इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये किस में इंटर होगा, करंट में कि कैपिटल में? सी। बोलिए। लोन फ्रॉम आईएमएफ विल बी इंटर्ड इनटू करंट और कैपिटल? लोन है बेटा। हाँ चलो, सर करंट। ठीक है, लोन है, ठीक है। ध्यान रखना, लोन जो है हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को असर करता है बेटा, ठीक है। इसका ध्यान रखिए और तब देखिए आप आंसर आपका तब सही होगा।
डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉज्ड बाय, डिसइक्विलिब्रियम किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ऑटोनोमस सर डी होगा। डी, बोलिए बेटा। अकोमोडेटिंग आइटम सर। वेरी गुड, ऑटोनोमस आइटम्स होगा। एकोमोडेटिंग आइटम से तो डिसइक्विलिब्रियम ठीक किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉज, ऑटोनोमस आइटम के ही कारण होता है इसका जो डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, अभी तो मैंने पढ़ाया था। अब मुझे लगता है बस कर दूं क्या? बोलो बेटा। आयुषी, अर्जुन, निशांत, सब लोग बस करना है। ठीक है बेटा, तो मैं स्टॉप करता हूँ।